ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो मेरा आग्रह सभी जनों से ये है कि अपना माइक ऑफ कर लें ताकि आवाज आप तक ठीक से पहुंच सके। ये मेरा एक आग्रह है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी बिटिया निर्मला ने दी। धूमकेतु जी का तो बहुत ओजस्वी वक्तव्य था। राष्ट्र और संस्कृति के लिए उनका जीवन हमेशा समर्पित रहा। मैंने उनकी कविताएं भी सुनी है। तो लाजपत आहूजा भी जी भी बहुत अध्ययनशील हैं। और उन्होंने जो संदर्भ दिए हैं स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से नए संदर्भ हैं। क्योंकि विलीनीकरण पर और नवाब पर ज्यादा बातें हो गई हैं। मैंने कल भी थोड़ा सा संदर्भ दिया था भोपाल के इतिहास पर। मैं आपकी अनुमति से उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट का है वो दोहराना चाहता हूँ। फिर मैं विलीनीकरण पर आना चाहता हूँ। सबसे स्वागत है, पहले तो स्वागत है। जी, सबसे पहले तो यही एक बात है कि योजना पूर्वक हमारे साहित्य को, हमारे अस्तित्व को, हमारी संस्कृति को और हमारी प्राचीनता को छुपा और नकारने की जो कोशिश की गई है। मैं समझता हूं अगर भोपाल का उसमें अध्ययन किया जाए तो वो इस बात का हमको सहज प्रमाण मिलता है। मिटाने के लिए हमारे यहाँ के पुस्तकालय जलाए गए, इतिहास को जलाया गया और जो लोग इन सारे इतिहास को संकलन करते थे उनको मारा गया। आप कल्पना कर सकते हैं जिस देश में वंशावली सुरक्षित रखी जाती है वो गया जी में, इलाहाबाद में, कुरुक्षेत्र में और कई स्थानों पर, क्या उस देश में इतिहास सुरक्षित नहीं रखा जाता होगा? जरूर रखा जाता होगा। हम अगर भोपाल को देखें तो भोपाल की रचना संरचना वैदिक कालीन संरचना से बहुत मेल खाती है। हम भोपाल को अगर देखें नर्मदा के किनारे सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच का ये जो सारा का सारा भौगोलिक क्षेत्र है इसको हम भोपाल कह सकते हैं। कर्क रेखा इसके मध्य में से गुजरती है। समय के साथ इसमें सामाजिक परिवर्तन हुए, समय के साथ राजनीतिक परिवर्तन हुए, लेकिन प्राकृतिक परिवर्तनों में कोई बहुत अंतर नहीं आया। इसके केंद्र में यदि हम समझ लें, चौक को अगर मान लें जहां जामा मस्जिद खड़ी हुई है उसको अगर माने, यहाँ पर सभा मंडप हुआ करता था। सभा मंडप में 500 आचार्य रहते थे। यद्यपि बेगम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 500 पुजारी, वो 500 पुजारी शब्द नहीं है, 500 आचार्य रहते थे। पुजारी तो मंदिर में होता है, तो वहां आचार्य रहते थे। और वो जो आचार्य पुरा जो था, आचार्य पारा जो था, वो अब आचारपुरा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्म पारा था वो अब इब्राहिमपुरा के रूप में जाना जाता है और वो केंद्र था। और उसकी अगर आप बसाहट देखेंगे तो वो स्वास्तिक के केंद्र पर बनी हुई है। अगर हम ठीक जामा मस्जिद को स्वास्तिक का शक्ति केंद्र माने तो उसकी चारों दिशाओं में जो शाखाएं जाती हैं, सोमवारे की ओर, जुमेराती की ओर, इतवारे की ओर, इब्राहिमपुरे की ओर, आपको जानकर आश्चर्य होगा इब्राहिमपुरा और जामा मस्जिद के केंद्र की दूरी, जुमेराती और जामा मस्जिद के केंद्र की दूरी, सोमवारा और जामा मस्जिद के केंद्र की दूरी, इतवारा और जामा मस्जिद के केंद्र की दूरी, ये बिल्कुल बराबर हैं और सीधी रेखाओं में है। जिस तरीके से स्वास्तिक में फिर हम मोड़ एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार इब्राहिमपुरा, सोमवारा, जुमेराती, इतवारा के चौराहे मिलते हैं। इसके अलावा यदि गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां की वो मंदिर बना हुआ था, जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया, जिसको 2.5 दिन की मस्जिद कहते हैं और जो हमीदिया अस्पताल के परिसर में है, उसको यदि हम ब्रह्म चक्र माने तो ब्रह्म चक्र अगर उसको मानते हैं तो जामा मस्जिद हृदय चक्र पर आएगी। और नीचे इतवारे के पीछे जो दो शाखाएं अलग जाती हैं, एक इस्लाम नगर की तरफ जाती है और दूसरा भारत टैक्सी रोड पर जाती है, ये कहीं ना कहीं पैर की दिशा में आती है। तो हमारा मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक ये जो चक्र रचना है, इस चक्र रचना के आधार पर सीधी की सीधी पंक्ति आती है। यही समाप्त नहीं होती वैदिक रचना। इसके अलावा अगर आप तारामंडल में नक्षत्रों में देखेंगे तो शुक्र और मंगल जितनी दूरी पर हैं, रवि और सोम जितनी दूरी पर हैं, अगर दिनों के नाम पर रखे जाते तो इतवारे के बगल में सोमवारा होना चाहिए था, लेकिन रविवारा जो था उसके ठीक विपरीत सोमवारा बनाया। क्योंकि सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है तो वो सीधा का सीधा जाता है, सीधी रेखा में जाता है। ठीक इसी तरीके से बुधवारा और शुक्रवारा, जिसका नाम बदल करके अब उन्होंने जुमेराती कर दिया है, तो ये जो मंगलवार से तो मंगल ग्रह की जो पोजीशन है, जो शुक्र की पोजीशन है, वो बिल्कुल इसी पोजीशन पर मिस्र के पिरामिड बने हुए हैं। तो कहने का अर्थ है ये जो हमारी भोपाल की वैदिक रचना रही है और ये शिक्षा का केंद्र रहा है, ये राजनीति और सत्ता का केंद्र नहीं था। राजनीति और सत्ता का केंद्र विदिशा रहा है, आगे चल करके फिर रायसेन उसका उपकेंद्र बना है। तो ये शिक्षा का केंद्र रहा है।
और यहाँ पर तपस्याएं हुआ करती थी। इससे आप अंदाज लगाइए कि यहाँ पर जो अभी अस्तित्व मिलते हैं वो 3 लाख साल पुराने और 4 लाख साल पुराने मिलते हैं। शामला हिल्स पर अगर आप देखेंगे तो आदि मानव के 3 लाख वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नेवरी पर अगर आप देखेंगे वहां शैल चित्र मिले हैं, भोजपुर मंदिर में मिले हुए हैं। और समय के साथ और जो सारे शैल चित्र रहे हैं, ये जो बाणगंगा निकलती है इसके आसपास निकलते हैं, लेकिन आधुनिक विकास में वो सारी की सारी सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। यहाँ महामाई के बाग में मौर्यकालीन लाट लगी हुई है। कल्पना कर सकते हैं कि किसी जंगल में आकर के मौर्यों ने लाट बना दी होगी। स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार के जो राजा आए हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर पहचान छोड़ी है। यहाँ शुंग काल का पहचान मिलती है, गुप्त काल की पहचान मिलती है, और परमार काल की और प्रतिहार काल की स्मृतियां तो कदम कदम पर मिलती हैं। भोपाल पर अकेले दोस्त मोहम्मद खान ने आक्रमण नहीं किया है। 13वीं शताब्दी में भोपाल पर जो पहला आक्रमण हुआ है, जो कि सभा मंडप तोड़ा गया था, उस सभा मंडप जो पहला आक्रमण हुआ है वो इल्तमस का हुआ है। ये 13वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ है। शेर शाह सूरी ने भोपाल में सभा मंडप को तोड़ा है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा है और औरंगजेब ने तोड़ा है। इतने लोगों ने उस सभा मंडप को तोड़ा है। लेकिन समय के साथ जैसे कि भारतीयों की रही है, चाहे वो सोमनाथ की बात हो चाहे अयोध्या की बात हो, वो तोड़ करके जाते थे और हम पुनः निर्माण कर देते थे। इसी तरीके से जब दोस्त मोहम्मद खां यहाँ आया, दोस्त मोहम्मद खां के समय बेगम ने फिर इसको मस्जिद का एक रूप दिया है। तो दोस्त मोहम्मद खां का, हिदायतुल्लाह खान साहब की तो बहुत जीवनी आ गई, मैं दोस्त मोहम्मद खान साहब की जीवनी पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। ये अफगानिस्तान में रहते थे और अफगानिस्तान में इन्होंने अपने परिवार की महिला के साथ बलात्कार किया और हत्या की उसके पति की, और वहां से भाग करके ये मुगलों की सेना में भर्ती हुए। उन दोनों मुगलों की सेना मराठों से युद्ध करने के लिए दक्षिण भारत जा रही थी, ये उसमें भर्ती हो गए। और जब लौटने लगे तो लौट करके सीतामऊ एक जगह है, वहां राठौर परिवार का राज था, वहां आकर के नौकरी करने लगे। और उनके यहाँ भी उन्होंने बहुत सारी बेईमानियां की, चोरी की और अनेक प्रकार के जो भी किए। तो वहां से उनको निकाला गया। तो वहां से जब निकल करके आए तो बैरसिया के पास मंगलगढ़ है, मंगलगढ़ में आकर के उन्होंने नौकरी की। और उनका कुछ तरीका ऐसा था, विश्वास जल्दी जीतते थे। बेगम वहां की रानी के वो विश्वस्त बने। तो एक बार तीर्थ यात्रा पर महाराज निकले मंगलगढ़ के और उनकी हत्या हो गई, और उनके घर में रानी की हत्या हुई या मौत हुई। तो दोनों मौत संदिग्ध परिस्थिति हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन दोनों हत्याएं हैं, ये संदिग्ध मौत नहीं है, ये दोनों हत्याएं हैं और इसके पीछे दोस्त मोहम्मद खां का हाथ है। और जैसे ही दोनों की अंतिम क्रिया हो रही थी, जैसे ही दोस्त मोहम्मद खान ने खजाना लूटा और उनकी लड़की को लेकर के वहां से भाग गया, आगे चल करके उस लड़की का नाम उन्होंने फतेह बेगम रखा और अपनी पत्नी बनाया। वहां से आकर के बैरसिया पट्टे पर लिया, और जिसका जिक्र ने किया था, धूमकेतु जी ने किया था। आगे चल करके जगदीशपुर में जो देवड़ा ठाकुर थे उनको उसने दावत पर बुलाया, और दावत पर बुला करके मार डाला। वो मार करके जगदीशपुर का नाम बदल करके उसने इस्लाम नगर रखा। आगे चल करके फिर कमलापति से उसने विश्वास अर्जित किया, और फिर कमलापति का भी उस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने अपने छोटे तालाब में कूद करके अपने प्राण दिए। और उसके बाद उसने जो मंदिर तोड़ने का सिलसिला लगाया, तो मंदिर तोड़ने के सिलसिला न केवल दोस्त मोहम्मद खां का था, और सबसे बड़ी बात ये जो किला बना हुआ था, भोपाल में 2 किले हुआ करते थे। एक किला फतेहगढ़ किला, इसका नाम भी गिन्नौर किला था। गिन्नौर किला एक तो गिन्नौर में बना हुआ है जहां की रानी कमलापति का मूल निवास था। दूसरा किला गिन्नौर किला जहां गांधी मेडिकल कॉलेज है, ये किले की दीवार थी जो अभी कुछ दिनों तक टूटी है। और दूसरा किला जो पुराना किला जो कमला पार्क के उधर छोटे तालाब के उधर था, इन दोनों किलों के बीच में भीतर से अंदरूनी जाने का रास्ता था जो जल के नीचे से जाया करता था, ये रास्ता था। तो दोस्त मोहम्मद खां कुल मिलाकर के 6 साल तो रहा, और 6 वर्ष में उसकी सारी की सारा जीवन युद्ध में बीता। उसने कहां से किला बनाया होगा? जो कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि साहब उसने कोई किला बनाया और उसका नाम फतेहगढ़ रखा, और वो जो लड़की को भगा करके लाया था उसके नाम पर फतेहगढ़ रखा, क्योंकि उसने वो किला जीता था तो इसलिए उसका नाम उसने फतेहगढ़ रखा। और इन दोनों किलों के बीच में जो बुर्जा था जो कमला पार्क पर अब बना हुआ है, वहां आकर के उसने जो पहली बार नमाज पढ़ी, 2.5 दिन युद्ध चला है इसलिए वो 2.5 दिन की मस्जिद है। और वो बुर्जे की जो मस्जिद है वो आज बनी हुई है, और कमला पार्क पर निकलते बुरते दोनों मार्गों के बीच में जो बुर्जा था उस बुर्जे पर हम मस्जिद देखते हैं। तो ये जो है, ये दोस्त मोहम्मद खां साहब जो एक नंबर का धोखेबाज, एक नंबर का चरित्रहीन, एक नंबर का लुटेरा और एक नंबर का बेईमान,
इसने बेईमानी से ही विदिशा के किले पे कब्जा किया था, लूट का माल वो विदिशा में रखता रहा है। और जब ये यहाँ का नवाब उसने खुद को घोषित कर दिया तो उसने विदिशा को खबर भेजी कि हमारा पैसा वापस करो। तो विदिशा का जो किलेदार था वो भी पठान था अफगानिस्तान का, तो उसने देने से मना कर दिया। तो ये फौज लेकर के पहुंचा। इसने योजना पूर्वक जो विदिशा के सैनिक जिस तरीके से पोशाक पहनते थे वैसी पोशाक पहन करके करीब पहुंचा और उतार करके घोड़े से नीचे पटक करके उस घोड़े पर उसकी वैसे ही कपड़े पहन करके जब घुसा तो लोगों को लगा कि हमारे किलेदार जीत करके आ रहा है, और विदिशा का किला के दरवाजे खोल दिए और अंदर घुस करके फिर उसने लूट मार की। तो एक नंबर का धोखेबाज, एक नंबर का ठगी, एक नंबर का 420 ये दोस्त मोहम्मद खां रहे हैं। और जिसके खानदान में ये आखिरी नवाब हमीदुल्ला खां थे। और ये जो प्रसंग आया है कि मुस्लिम लीग के वो एक प्रकार से सरप्रस्त थे और पाकिस्तान के लिए अभियान चलाया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है लोग पाकिस्तान के लिए अलग अलग बात करते हैं कि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया। आप कल्पना कर सकते हैं भारत में द्वि राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले वो सर सैयद अहमद ने ही दिया था, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की 1886 और 1887। उन्होंने विभिन्न बैठकें की हैं मुस्लिम रियासतों की, बंगाल में उन्होंने बैठक की है, उन्होंने भोपाल में बैठक की है, उन्होंने जूनागढ़ में बैठक की है, उन्होंने विभिन्न रियासतों की रामपुर में बैठक की है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठकें की हैं। तो उन्होंने विभिन्न जहां जहां मुस्लिम स्टेट उनकी लगती थी वहां मुस्लिम स्टेटों में उन्होंने बैठकें की हैं और बैठकें करके सबको द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया है। और उनके भाषणों की अंश है, एक पुस्तक है जो नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है, उसमें उनके 1886 और 1887 के भाषणों का एक अंश है। और इन भाषणों को उनके एक प्रमुख भाषण का अभी हाल ही प्रभात प्रकाशन ने जो कुछ प्रमुख भाषणों का एक किताब निकाली है, आहूजा जी के पास वो किताब मौजूद है, उसमें भी सर सैयद अहमद का वो भाषण मौजूद है जिसमें उन्होंने द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत की बात की थी। तो कुल मिलाकर के जिस सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की, मुझे लगता है कि उसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना केवल इसीलिए की होगी ताकि द्वि राष्ट्र का सिद्धांत और अलग पाकिस्तान की बात चल सके। यहाँ की सुल्तान जहां बेगम जिसकी जैसा कि कहा आहूजा जी ने, जिसकी वाइस चांसलर रही हमीदुल्ला खां रहे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की नींव में रहा है भोपाल रियासत का हिस्सा। 1857 में आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि भोपाल में केवल विलीनीकरण आंदोलन हुआ और केवल बोरास में ही यहाँ नरसंहार हुआ। भोपाल रियासत जब से बनी है तब से नवाब की ज्यादतियों के विरुद्ध प्रतिरोध होता रहा है। 1937 में अगर आप देखेंगे जब मंदिर तोड़ने की खबर बाजीराव पेशवा को लगी तो वो 1937 में सेना के साथ आए, तब नवाब भोपाल ने निजाम से मदद ली और युद्ध हुआ। निजाम चूंकि बाजीराव पेशवा को जाना था किसी कारण सिद्धियों से युद्ध के लिए, वो ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते थे। नवाब ने माफी मांगी, युद्ध का खर्चा दिया और उनको वचन दिया कि मंदिर अब नहीं तोड़े जाएंगे। तो बाजीराव पेशवा चले गए। उसके बाद फिर सीहोर में मंदिर तोड़े गए। ये घटना 1924 की 1824 की घटना है, यानी 1857 से भी पहले 1824 की। कुंवर चैन सिंह थे, ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। जब इनको पता चला कि सीहोर और शाहजहांपुर के क्षेत्र में मंदिर तोड़े गए हैं, वो फौज लेकर के आए और लगभग 6 माह तक इन्होंने प्रतिरोध किया। और उनका 24 जून 1824 को उनका बलिदान हुआ। तो वो जीतते हुए लाल घाटी तक आ गए थे और दोराहे में उनकी फौज पड़ी हुई थी। सीहोर में उनकी छतरी बनी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे बलिदानी वीर की आजादी के बाद 2015 में जाकर के जो भी सरकार 2015 में मध्य प्रदेश में रही, आप समझ सकते हैं कौन की सरकार रही होगी, तब जाकर के कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर जाकर के दिया गया। तो 1824 में यहां पर संघर्ष हुआ है। 1857 में अगर आप देखेंगे तो 1857 का जो संघर्ष है वो सीहोर में हुआ है, राहतगढ़ में हुआ है, गढ़ी अंबा पानी में हुआ है, लाल घाटी पर हुआ है। रियासत की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां का संघर्ष ना हुआ हो। आप कल्पना कर सकते हैं गढ़ी अंबा पानी में कितना रक्तपात हुआ है। गढ़ी अंबा पानी में जो आखिर में सारे के सारे परिवार और जो विद्रोही सैनिक थे छावनी के, वो जाकर के उस गढ़ी में इकट्ठे हो गए। नवाब का जो सेनापति था, नवाब का जो बंदा वहां पर था, उसने उनको लालच दिया कि तुम्हारी हमको मुक्त कर देंगे, तुम गढ़ी का दरवाजा खोल करके बाहर आ जाओ। और वो लोग बाहर आ गए। बाहर आकर के उसमें से एक भी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ा,
सारी बूढ़ी औरतों को मार डाला गया और जितनी युवा और बच्चियां थी उनका अपहरण किया गया। उनका क्या उसने हाल किया होगा ये आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही घटना घटी जैसे कि शेरशाह सूरी ने रायसेन के किले में जिस तरह की घटना घटी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी घटना घटी। हजारों लोग उस समय मारे गए और 1857 की क्रांति के दबन के बाद 1885 से लेकर के 1901 तक भोपाल में जो भी नवाब रहे हैं उन्होंने पूरी रियासत में अभियान छेड़ा। उन्होंने कहा कि आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा। केवल उसी किसान का कर माफ हुआ है जिसने कि धर्मांतरण कर लिया है। जिसने धर्मांतरण नहीं किया है उसका कई गुना लगान उस पर माफी हुई है, इस लागू की गई है। इसके अलावा एक ईशनिंदा कानून यहाँ पर था। धोखे से भी कोई जाकर के, जैसे पाकिस्तान में चलता है, ये शिकायत अगर कर देता था इसने आपके प्रतीक का अपमान किया है, तब उसको बंद कर दिया जाता था। उससे छूटने का एकमात्र रास्ता यह था कि वो धर्मांतरण कर ले। यहां पर मुस्लिम समाज को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अत्याचार करने के लिए, शासन के पद देने के लिए नवाब ने अफगान से बुलाए थे, पठानों को बुलाया था, पंजाबियों को बुलाया था और बड़ी उनको जमीनें दे दे करके उनको मालिक बनाया था। जो लोकल का व्यक्ति था कन्वर्टेड, उसकी और लोकल का जो दूसरे नागरिक थे, हिंदू थे, उनके बीच में तालमेल था। आगे चल करके नवाब सिद्दीक हसन, जिन्होंने कि शाहजहां बेगम से शादी की, नवाब सिद्दीक हसन एक बड़ी टीम लेकर के आए और बड़ी टीम लेकर के आकर के उनको इस काम में लगाया। वो वहाबी संप्रदाय के थे, इस काम में लगाया कि जो लोग नव धर्मांतरित हैं वो अब दिवाली से दूर रहें। उनके अगर कुटुंब वाले कोई दिवाली मना रहे हैं तो वो उनके यहाँ ना जाएं। किस प्रकार इस्लाम जो है वो एक अच्छा धर्म है। तो कुल मिलाकर के इस्लाम में पूरी की पूरी, कुरान में और पूरे नबी हुजूर ने सारी बात इंसानियत की है। लेकिन यहाँ जो अभियान चला, जो सिद्दीक हसन ने कहा, उसने इंसानियत के बजाय मुसलमानियत से जोड़ करके एक पूरा गुट बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग ने जो काल दिया था, डायरेक्ट एक्शन का काल दिया था, यहाँ सभाएं हुई और सभाओं में ये कहा गया है या तो आपको इस्लाम ग्रहण करना है या आपको शहर को खाली करना है। तो शहर खाली हो गया, सूने मकानों को घुस करके तोड़ा गया, संपत्ति तोड़ी गई है और एक भी कोई भी ऐसा मंदिर नहीं बचा जिस मंदिर को क्षति ना पहुंचाई गई हो। इस तरीके से इसकी शिकायतें हुई और शिकायतें होकर के ये जो आधुनिक संघर्ष है, आधुनिक संघर्ष की शुरुआत भी 1905 और 6 के आसपास हुई है। 1905 और 6 के बीच में यहाँ पर जनसमूह इकट्ठे होते थे और प्रतिकार करते थे। और उल्लेख जो सबसे पहले संघर्ष का आया है वो 1920 में आया है। और 1920 में क्योंकि यहाँ पर उर्दू पढ़ना अनिवार्य था, उर्दू के अलावा कोई और भाषा यहाँ पे पढ़ी नहीं जा सकती थी, तो ये कहा गया कि उर्दू हम पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ दूसरी भाषा जो है अरबी और उर्दू के साथ हिंदी भी पढ़ाई की जाना चाहिए। इसका एक अभियान चला और इस अभियान के तहत बच्चों को ये कहा गया कि वो उस क्लास से बाहर रहें। और इसका एक बहुत एक आश्चर्यजनक और प्रशंसात्मक नाम लूंगा, जो सबसे छोटी आयु का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था वो 10 या 11 साल के थे या 9 साल के थे, वो भाई उद्धवदास मेहता थे। और एक सिंघल जी थे, उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहीं ना कहीं जाकर के कोऑर्डिनेशन किया और कोऑर्डिनेशन करके जितने गैर उर्दू वाले बच्चे थे उन्होंने विद्यालय छोड़ा और फिर नवाब का दमन यहाँ पर शुरू हुआ। फिर आर्य समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना के बाद हिंदू महासभा की स्थापना हुई। इस तरीके से ये सारा का सारा आंदोलन चला। 1929 में भोपाल का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें उद्धवदास मेहता भी थे, सिंघल जी भी थे, लाल सिंह जी भी थे और बड़ी संख्या में और लोग थे। क्योंकि यहाँ के इतिहास को दबाया गया है तो वो सारे के सारे लोगों के नाम नहीं आते। गांधी जी से जाके मिले, गांधी जी यहाँ से निकल रहे थे भोपाल से, तो जाकर से मिले और उनको इस ईश निंदा कानून की शिकायत की। तब उन्होंने, गांधी जी ने नवाब को एक पत्र लिखा और उसके बाद वो ईश निंदा कानून यहाँ से खत्म हुआ। वरना उसके बाद धर्मांतरण का सिलसिला चला। फिर आप कल्पना कर सकते हैं अखबार निकाले गए। तो ये जो भाई उद्धवदास जी मेहता ने खुद अखबार निकाला, यद्यपि वो खुद प्रबंधक बने और उसका संपादक उन्होंने मास्टर लाल सिंह को बनाया। एक खबर छापी, एक महिला के बलपूर्वक सरेआम बलात्कार और अपहरण की जो खबर छापी, उसको उन्होंने ये माना कि ये देशद्रोह है और उन पर दो अलग अलग कानूनों में मुकदमे बने। क्योंकि वो अखबार छपा था खंडवा से, तो वहां अंग्रेजों का कानून चलता था, तो उन पर तब अंग्रेजों के कानून पर मुकदमा बना और भोपाल में नवाबी थी और यहाँ नवाबी के कानून पर मुकदमा बना और दोनों ही मुकदमों में उनको सजा हुई। इस तरह के सारे अभियान चले। 1938 में यहाँ प्रजामंडल का गठन हुआ और प्रजामंडल के गठन में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मान करके चलते थे कि हमको कहीं ना कहीं
नवाब को अगर हटाना है तो जो मुस्लिम समाज के जो लोग नवाब के विरोधी हैं उनको भी हम अपने साथ हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्य समाज में और हिंदू महासभा में मुस्लिम समाज के बंधुओं की चूंकि संख्या नहीं थी, फिर प्रजामंडल का गठन हुआ। इस तरीके से नवाब के जो विरोधी लोग थे, उसके अत्याचारों से पीड़ित जो लोग थे, वो सब भी प्रजामंडल में जुटे और एक फिर बड़ा समूह जिसकी की शुरुआत हुई थी, एक बड़ा समूह बना और नवाब के विरुद्ध फिर अभियान चला। इसके तहत 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ और उसकी फिर शाखाएं शुरू हुई, नौजवानों को उसमें तैयार किया गया। इस प्रकार फिर नौजवान जब संगठित हुए तो यहाँ सार्वजनिक उत्सव मनना शुरू हुए। पहला उत्सव गणेश जी का चौक में मना, इस तरीके से फिर आगे होता हुआ चला गया, जिसका कि मैंने जिक्र किया है 1946 का। 1946 में भारी संख्या में जो लूटपाट हुई, जब दबाव आया तो नवाब ने कहा कि कुल 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, मैं इसकी भरपाई 6,000 रुपए का नुकसान हुआ है, मैं इसकी भरपाई कर देता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के जब सर्वे हुआ और लोगों ने, जिसमें प्रजामंडल के लोग भी, हिंदू महासभा के लोग भी, सारे लोगों ने सर्वे किया और ये जिम्मेदारी भाई उद्धवदास मेहता को और मास्टर भैरव प्रसाद जी सक्सेना को। मास्टर भैरव प्रसाद जी सक्सेना हिंदू महासभा में थे, फिर प्रजामंडल में गए, फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से फिर वो राज्यसभा के सदस्य भी बने। मास्टर भैरव प्रसाद सक्सेना वो व्यक्ति हैं, जब 1946 में नवाब ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था तो हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में भैरव प्रसाद जी को लिया था। और जब 15 अगस्त 1947 में आजादी आई तो जो त्याग पत्र देने वाले सबसे पहले भैरव प्रसाद जी सक्सेना थे। फिर ये किसान के वेश में, क्योंकि नवाब ने इतनी बंदगी कर दी थी, सरदार पटेल स्वयं आए, जब उनको खबर लगी डायरेक्ट एक्शन की अप्रोच की गई यहां से, तो सरदार पटेल स्वयं आए, नवाब ने उनको मेहमान बना करके ले गए। उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि जिनको वो मिलवाना चाहे वही सरदार पटेल से मिले, वो बाकी लोग ना मिलें, इस पर बहुत सख्ती की। तो मास्टर भैरव प्रसाद सक्सेना और भाई उद्धवदास मेहता यहाँ से दो राहे चले गए और बिल्कुल अजीब तरह के कपड़े, जैसे किसान हैं, और छतरी से लेकर के लटका करके फटे से पहन करके इस तरीके से पैदल चल करके आकर के खड़े हुए। और जैसे पटेल आए तो सामने आए और वो पर्ची उन्होंने दी, पटेल पर उनको लेकर के चले गए। फिर उन्होंने जितना नुकसान उसमें लिखा हुआ था वो नुकसान की भरपाई की। उसके बाद मुस्लिम लीग ने सभाएं की और सभाएं करके, और ये सभा जो हुई है 15 अगस्त 1947 के बाद नवंबर 1947 में मुस्लिम लीग ने पुनः सभा की। वो पुनः सभा करके कहा कि हम भोपाल अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा और जिनको रहना है उनको इस्लाम ग्रहण करना होगा और जिन्हें नहीं रहना है वो वहां से जा सकते हैं। इस तरीके से सारा का सारा संघर्ष चलता रहा। नवाब ने कुछ और लोगों को पटाया और कुछ और लोगों को पटा करके उसने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर लिया और एक प्रस्ताव पारित करवा लिया। भारत में एक अजीब बात यह है कि अगर अकबर भी आएगा तो उसको टोडरमल भी मिल जाएगा और बीरबल भी मिल जाएगा और मानसिंह भी मिल जाएगा और औरंगजेब जैसे व्यक्ति को सवाई राजा जयसिंह भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ भी टोडरमल और बीरबल और शक्ति सिंह और ऐसे लोग मिल गए और वो नवाब के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई, जैसा कि ब्रिटिश में राजशाही है कि सारी सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथ में है और बाकी केंद्रीय सत्ता पर राजा बना रहे, उस पर वो तैयार हो गए, प्रस्ताव उसके पारित हो गए। लेकिन प्रजामंडल के कुछ लोगों ने, 15-20 लोगों का एक समूह था, जिन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने सरदार पटेल से अप्रोच की और फिर आकर के कांग्रेस का गठन हुआ 1948 में। और फिर जून 1948 में रतन कुमार जी ने एक अखबार निकाला। अखबार में फिर उन्होंने उस सारे षड्यंत्र को किस तरीके से नवाब ने किया है उसको उन्होंने लिखा। फिर प्रजामंडल ने आंदोलन को तेज किया। फिर उसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी जुड़े, मोहिनी देवी भी जुड़ी और बहुत सारे लोग जुड़े। इस तरीके से जाकर के जब बन गया ये कि नहीं बन सकता, तब भी उसने मई में जो समझौता हो गया था और आग्रह किया था कि समझौते को कम से कम 25 दिन बाद आप इसको घोषित करें। वो 25 दिन 1 जून को हो रहा था। फिर सरदार पटेल ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, हम 25 दिन बाद घोषित करेंगे। उन दिनों में उसने कुल मिलाकर के ये कोशिश की, बराबर ये कोशिश की कि जो जमीनें हैं वो दूसरों को बांट दी जाएं, ताकि जो जमीन है वो भारत सरकार के हिस्से में ना जाए। जो रियासतों की खाली जमीन जो सरकार की पड़ी थी उसके पट्टे बांटे, उसके हिब्बानामा बांटा और कुछ और लोगों को दे गया, जो नवाब के मरने के बाद भी उसमें फर्जी लिख लिख करके जमीनों पे कब्जे करते रहे। जितनी इमारतें सार्वजनिक इमारतें थी वो उसने वक्फ को अलाट कर दी। इस तरीके से ये सारा उसने 25 दिन में काम किया ताकि प्रॉपर्टी को वो खुर्द-बुर्द कर सके। और वो प्रॉपर्टी आज भी मुकदमे चल रहे हैं, जिसको शत्रु संपत्ति के रूप में इस समय भी आजादी के 70 साल बाद भी उसको मुकदमे चल रहे हैं। और कई बार मुझे हैरत होती है, जो नवाब इतना दुष्ट था जिसका जिक्र
निर्मला ने भी किया, जिसका जिक्र आहूजा जी ने भी किया। उस हम आज 70-75 साल बाद, यहाँ मैं मान करके चलता हूं कि इस समय जो सरकार मध्य प्रदेश में है और दिल्ली में है वो राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित सरकार है। बावजूद इसके नवाब की जो सदर मंजिल थी उस पर करोड़ों रुपया लगा करके उसको नवाबी के रूप में आप डेवलप कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, निर्मला ने बहुत अच्छा किया। नवाब अगर नाम बदल देता था, हम क्यों नाम नहीं बदल रहे हमीदिया रोड का, हम क्यों नाम नहीं बदल रहे सुल्तानिया रोड का, हम क्यों नाम नहीं बदल रहे सुल्तानिया अस्पताल का? क्यों भाई? सरकार जब पैसा खर्च कर रही है, कोई पसंद तुम्हें नहीं आ रहा है, तुमको डॉक्टर हेडगेवार पसंद नहीं है तो तुम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल कर दो, तुम गांधी अस्पताल कर दो, तुम राहुल गांधी के नाम पे कर दो, मगर कम से कम हमीदुल्ला खां के नाम पर, सुल्तान जहां के नाम तो भैया हटाओ। आजादी के अब 70 साल हो गए। प्रजातंत्र का अगर पैसा खर्च हो रहा है तो मान करके चलिए कि प्रजा के नाम पर वो नाम होना चाहिए। हमीदिया रोड का नाम, सुल्तानिया रोड का नाम, हमीदिया अस्पताल का नाम, ये सारे के सारे नाम बदले जाना चाहिए। बहुत अच्छा निर्मला ने कहा। भैरूगढ़ नसरुल्लागंज पुनः स्थापित होना चाहिए, शाहीगंज को चीचली के रूप में स्थापित होना चाहिए, ब्रह्मपुरा आचार्यपुर क्या होता है आचार्यपुरा का नाम स्थापित होना चाहिए। इस समय अगर संस्कृति और राष्ट्र की अगर लहर आई हुई है, हम अगर बढ़ रहे हैं सबके साथ सबके विकास की, एक नागरिक आचार्य संहिता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने धारा 370 को अगर हटा दिया है, अयोध्या में अगर मंदिर बन रहा है तो मोटे तौर पर मानकर चलिए दिल्ली में अगर 2-4 नाम बदल सकते हैं तो मध्य प्रदेश में, भोपाल में भी ये नाम बदले जाना चाहिए। मैंने कुछ अन्यथा कहा हो उसके लिए क्षमा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।